बात करने वाले हैं वो है हमारा इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट के केस में मेन चीज क्या है, तो ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है, हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट। तो हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट, तो मेन चीज क्या है कि इक्विवेलेंट वेट ही पहले एक बार बात कर लेते थे। इक्विवेलेंट वेट बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उस केमिकल रिएक्शन में किसी भी कंपाउंड का कितना मास या रिड्यूस हो रहा है या फिर पार्टिसिपेट कर रहा है केमिकल रिएक्शन में, वो उसका क्या कहलाता है, इक्विवेलेंट वेट कहलाता है। तो मेन चीज जो क्वेश्चन बच्चे स्ट्रगल करते हैं वो इसमें करते हैं कि सर इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कैसे करना है, क्योंकि जब हम बुक्स खोल के देखते हैं तो उसमें अलग अलग काफी ज्यादा मेथड्स दिए रहते हैं, तो फिर वो चीज थोड़ा क्या हो जाती है, कंफ्यूजन हो जाती है। तो इसलिए मैंने सोचा आज जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या है, इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट समझने से पहले एक चीज मैं कुछ समझाना चाहूंगा, वो है हमारा एन फैक्टर, या फिर हम इसे वैलेंसी फैक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वैलेंसी फैक्टर। दूसरा पॉइंट जो मैं क्लियर यहाँ पे करना चाहूंगा वो होगी हमारी ऑक्सीडेशन नंबर। तो दो चीजें पहले समझेंगे, एन फैक्टर और ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि अगर एक बार एन फैक्टर और ऑक्सीडेशन नंबर समझ में आ गया तो फिर हम किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट इजीली हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि हम ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी सब्सटेंस का किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर कुछ नहीं होता, ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली क्या होता है, चार्ज ऑन एन एटम, या फिर दो एटम से एक ही टाइप के तो उन दोनों एटम्स पे कितना चार्ज है ऑन एन एटम इन अ कंपाउंड। तो किसी भी कंपाउंड में किसी भी एटम के ऊपर कितना चार्ज है, मतलब अगर कोई एक एटम दिया तो उस पर कितना चार्ज है, या फिर दो ही एटम सेम तरीके से है, मतलब एक में दो सल्फर प्रेजेंट है, दो कार्बन प्रेजेंट है, तो उनके ऊपर कितना चार्ज आएगा। तो बेसिकली क्या कहलाता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। अब ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो जरा मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। मान लो हमने क्या लिया, H2SO4। क्या लिया है, H2SO4। अब यहाँ पे H2SO4 में हमें ऑक्सीडेशन नंबर किसका कैलकुलेट करना है, X का, मतलब सल्फर के ऊपर कितना चार्ज है, सल्फर के ऊपर कितना चार्ज है वो हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो देखो जरा, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन हमेशा O2 नेगेटिव की फॉर्म में ही मिलता है, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना आता है, 2 नेगेटिव। दो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ऑक्सीजन हमारा क्या कर जाता है, स्टेबलाइज। तो हमेशा ये हम मान के चलेंगे कि ऑक्सीजन जो है उस पे चार्ज कितना रहने वाला है, -2। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन पे चार्ज कितना रहने वाला है, +1 रहने वाला है। ठीक है, ये बात हम मान के चलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के केस में। तो देखो जरा, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हमने कितना माना, X माना, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। एक ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना आता है, -2। समझ में आ रही बात। फिर प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज कितना होता है, +1। तो ये बन गया यहाँ पे टोटल चार्ज किन किन मॉलिक्यूल्स के ऊपर कितना है, सल्फर के ऊपर कैलकुलेट करना है, तो हमने से कितना माना, X माना। देखो अब इस मॉलिक्यूल के ऊपर ओवरऑल कोई भी चार्ज नहीं है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, इक्वल में 0। तो जब इक्वल में 0 हो जाएगा तो देखो ये कितना हो जाएगा, +2 प्लस X, ये कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 -8, ये कितना हो गया 0। तो यहाँ से X की वैल्यू कितनी निकल गई, +6। तो H2SO4 के केस में सल्फर के ऊपर जो चार्ज है वो कितना चार्ज निकल के आता है, +6 निकल के आता है। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा। क्लियर हुई चीज। तो मान लो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि ये लिखा हो C2O4 2 नेगेटिव। क्या लिखा है, C2O4 2 नेगेटिव। तो यहाँ पे मान लिया हमने कार्बन X, एक कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, X था, लेकिन यहाँ पे कार्बन कितने प्रेजेंट है, 2 कार्बन प्रेजेंट है, तो हमने यहाँ पे कितना कर दिया, इसे 2x कर दिया। प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 4। एक ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना होता है, -2। एक ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना होता है, -2, लेकिन इस ओवरऑल मॉलिक्यूल के ऊपर पूरा चार्ज कितना है, -2, क्योंकि क्या लिखा है, C2O4 2 नेगेटिव। तो पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज कितना है, -2 चार्ज है। तो जब पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर -2 चार्ज है तो देखो जरा, 2x - 8 इक्वल्स टू -2। तो यहाँ से 2x इक्वल्स टू कितना निकल के आएगा, देखो ये हो जाएगा +6। तो यहाँ से x बराबर कितना निकल के आया, +3। तो यहाँ पे एक कार्बन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, +6 है। तो यहाँ पे तो दोनों कार्बन है, दोनों कार्बन की ही ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितनी होने वाली है, हमारी +3 होने वाली थी। यहाँ पे समझ में आ रहा होगा।
एक कार्बन की क्या थी x, तो दोनों कार्बन की कितनी हो जाएगी 2x। एक ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना होता है -2, तो 4 ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा 4 × -2 इक्वल्स टू -2। हमने यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि ये इस मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज था। समझ में आ रही बात। फिर यहाँ से हमने इसे क्या किया, कैलकुलेट किया। तो जब यहाँ से हमने कैलकुलेट किया तो x की वैल्यू कितनी निकल गई, +3 निकल गई। तो यहाँ पे C2O4 के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +3 है। तो कोई भी मॉलिक्यूल अगर हमें दे दिया जाए तो उस मॉलिक्यूल के केस में हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमेशा हमें ज्यादातर मॉलिक्यूल्स ऐसे ही मिलने वाले हैं जिनके ऊपर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहेगा। तो मान लो अगर ये लिखा होता K2Cr2O7, क्या लिखती है हमारे पास मॉलिक्यूल क्या था, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो देखो K2Cr2O7 के केस में अब यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि हमें चार्ज फाइंड करना है तो एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे ये जो पोटेशियम है ये तो पोटेशियम क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो अगर हम इसे लिखें तो ये बेसिकली होता है Cr2O7 2 नेगेटिव, क्योंकि अगर दो पोटेशियम यहाँ से हटा देंगे तो जब दो पोटेशियम यहाँ से दो पॉजिटिव चार्ज लेके जाएंगे तो मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। समझ में आ रही बात। तो जब मॉलिक्यूल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो ये से हम क्या लिखेंगे Cr2O7 2 नेगेटिव। तब हम यहाँ से क्रोमियम के ऊपर भी चार्ज निकाल सकते हैं। तो क्रोमियम के ऊपर चार्ज कैसे निकाल सकते हैं, देखो जरा। तो ये हो जाएगा 2x, तो जब ये हो गया 2x + 7 × -2 बराबर कितना हो जाएगा -2। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, देखो 7 2 जाएगा कितना हो गया 14, उधर जाके कितना हो जाएगा -2 + 14 + 12 डिवाइडेड बाई 2। तो x बराबर कितना निकला, +6 निकल गया है। तो यहाँ से हम क्रोमियम का भी ऑक्सीडेशन नंबर हमने कितना निकाल लिया, +6 निकाल लिया। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी केस में, इक्विवेलेंट वेट के केस में। तो आई थिंक ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली क्या है कि किसी भी एटम के ऊपर प्रेजेंट चार्ज। समझ में आ रही बात। अब ऑक्सीडेशन नंबर के बाद हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं एन फैक्टर के। देखो एन फैक्टर बेसिकली क्या है कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उस केमिकल रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो चेंज आ रहा है, change in number of electrons, change in number of electrons, या फिर change in H positive है। अगर कोई एसिड है तो मान लो अगर H2SO4 है, H2SO4 अगर एक H पॉजिटिव देता है तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। H2SO4 अगर दो H पॉजिटिव आयंस देता है तो वहां पे एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो या फिर कोई भी बेस है तो मान लो जो बेस अगर कोई बेस OH कंटेन कर रहा है तो वो कितने OH नेगेटिव आयन देगा, या फिर कितना उसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ जाएगा, तो वो उसका क्या कहलाएगा, एन फैक्टर कहलाता है। समझ में आ रही बात है। ये हमारा क्या कहलाएगा, एन फैक्टर। अब इसे कैसे समझ सकते हैं, तो मान लो जरा एक मैं यहाँ पे रिएक्शन लिखता हूँ कि MnO4 नेगेटिव था हमारे पास, क्या था MnO4 नेगेटिव, ये कन्वर्ट हो रहा है Mn2 पॉजिटिव में। MnO4 नेगेटिव इसमें कन्वर्ट हो गया Mn2 पॉजिटिव में। अब मैं यहाँ पे बोलूँ यहाँ पे हम एन फैक्टर निकालेंगे, तो एन फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, देखो जरा। पहली चीज तो यहाँ पे मैग्नीज के ऊपर चार्ज निकाल ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर जब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो देखो इक्वल में कितना जाएगा -1, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है 4, तो -8 इक्वल्स टू -1। तो यहाँ पे मैग्नीज के ऊपर चार्ज निकल के आने वाला है +7। तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +7। तो +7 से कन्वर्ट किस में हो गया, +2 में। तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया। क्यों चेंज आया, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीज के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी, +7 थी। तो ये +7 से रिड्यूस किस में हुआ, +2 में हुआ। तो जब ये +7 से +2 में रिड्यूस हो रहा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का चेंज कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आया। तो इसके केस में एन फैक्टर जो होगा, क्या होगा, एन फैक्टर जो होगा, एन फैक्टर से केस में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समझ में आ रही बात। अब हम MnO4 नेगेटिव को ही लेके चलते हैं, और MnO4 नेगेटिव जो होता है वो एक्चुअल में इस फॉर्म में रहता है KMnO4। क्या रहता है, KMnO4। तो अब अगर क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि हम KMnO4 का जो इक्विवेलेंट वेट है वो कैलकुलेट करना है, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। मान लो हमारे पास रिएक्शन यही थी, रिएक्शन क्या थी, यही रिएक्शन थी कि MnO4 नेगेटिव जो है वो कन्वर्ट हो रहा है Mn2 पॉजिटिव में, और फिर अभी हमें यहाँ पे इसका क्या कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है। तो इक्विवेलेंट वेट का सीधा सीधा फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एन फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर।
तो अब मॉलिक्यूलर वेट हम किसका कैलकुलेट करेंगे, KMnO4 का। तो देखो पोटेशियम का जो एटॉमिक मास होता है, पोटेशियम का एटॉमिक मास कितना होता है 31 होता है। मैग्नीज का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है 55 होता है। क्लियर है ये चीज। तो देखो जरा पोटेशियम में कितना हो गया 31 प्लस मैग्नीज का कितना हो गया 55 प्लस 16 इंटू ये कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई हमारा कितना हो जाएगा, ये देखो एन फैक्टर। अब यहाँ पे एन फैक्टर कितना था 5 निकल के आ रहा था, क्यों, क्योंकि mn पहले किस में था +7 में था, फिर किस में कन्वर्ट हो रहा था +2 में। तो यहाँ पे n फैक्टर कितना निकल के आया 5। तो जब n फैक्टर 5 निकल के आया तब हम इसका क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो 16 4 जा हमारा कितना हो जाता है 64, यही होता है, ठीक है। 55 और प्लस 31, तो यहाँ पे देखो जरा कितना हो जाएगा 0, कैरी ऑन कितना जाएगा 1 जाएगा, तो क्या हो रहा है ये 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, 8 और 6 14 और 1 15। तो KMnO4 के केस में जो मॉलिक्यूलर वेट निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है 150 निकल के आ रहा है, डिवाइडेड बाय किससे करेंगे 5 से। तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट निकल के आया वो इक्विवेलेंट वेट कितना निकल के आया 30 निकल के आया। तो करना कुछ नहीं है, हर एक केस में सिर्फ और सिर्फ यही करना है कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद ये देखो कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हो रहा है। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में जो चेंज आ रहा है वही हमारा क्या कहलाएगा एन फैक्टर कहलाएगा। और एन फैक्टर को डिवाइड करना है, ऊपर हमें क्या लिखना है मॉलिक्यूलर वेट, और हमें क्या मिल जाएगा उस कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट में। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरे एग्जांपल में मान लो हमने ऑक्सैलिक एसिड हम कंसीडर करके चलते हैं। तो ऑक्सैलिक एसिड हमारा क्या होता है H2C2O4। क्या होता है H2C2O4। तो हमने एक रिएक्शन ये बनाई कि जो H2C2O4 है वो कन्वर्ट हो रहा है C2O4 2 नेगेटिव और +2H पॉजिटिव इसने क्या कर दिया लूज कर दिया। तो अगर इसने 2H पॉजिटिव लूज कर दिया, समझना जरा, अगर इसने 2H पॉजिटिव आयंस क्या कर दिया लूज कर दिया, तो यहाँ पे N फैक्टर इसके लिए कितना हो जाएगा, N फैक्टर जो होगा इसका वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखो कई जगह N फैक्टर लिखा होगा, कई जगह वैलेंसी फैक्टर लिख देते हैं। तो N फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर दोनों एक ही चीज है। तो N फैक्टर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि इसने 2H पॉजिटिव आयंस हमारे क्या कर दिया लूज कर दिया। और दूसरी चीज हमने ऐसे मान ली कि H2C2O4 जो था वो कन्वर्ट हो गया 2CO2 में। किसमें कन्वर्ट हो गया 2CO2 में। तो जब ये 2CO2 में कन्वर्ट हो रहा है, अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आ रहा है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आ रहा होगा, तो यहाँ पे देखो अभी हमने पहले कैलकुलेट किया था कि H2C2O4 अगर लिखा होगा तो यहाँ पे कार्बन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आने वाली कितनी निकल आने +3। यहाँ पे इस कार्बन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आएगी वो कितनी निकल गई +4। तो देखो जरा एक कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 थी, एक कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +4 है। तो एक इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ एक कार्बन से दूसरे कार्बन में। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 2। तो जब नंबर ऑफ कार्बन 2 हैं तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा 2 से करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही कार्बन में इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हुआ होगा। एक इलेक्ट्रॉन एक कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से किसमें कन्वर्ट हो रही है +4 में। तो इलेक्ट्रॉन्स का चेंज कितना हो गया 1। तो जब 2 कार्बन है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो प्लस क्या हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके इसमें भी n फैक्टर कितना निकल के आया 2 निकल के आया। तो मेन चीज क्या है कि एक ही कंपाउंड दो अलग अलग तरीके से काम कर सकता है, समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी इंक्रीज कर रही है, तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्लियर है ये चीज। यहाँ इसका एसिडिक फैक्टर लग रहा है कि कितने H पॉजिटिव आयंस का कर रहा है लूज कर रहा है। तो देखो जरा दोनों ही केस में हम n फैक्टर अगर निकालेंगे तो मतलब दोनों ही केस में अगर हम इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो इक्विवेलेंट वेट हमें सेम निकल के आने वाला है। क्यों, क्योंकि n फैक्टर क्या है दोनों केस में सेम है। तो जब हम इक्विवेलेंट वेट इसका देखेंगे तो इक्विवेलेंट वेट के लिए देखो जरा 2 इंटू 1 प्लस 12 इंटू 2 प्लस 4 इंटू कितना हो जाएगा ऑक्सीजन का 16 होता है डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। तो जब हम इसका क्या करने वाले हैं सम करने वाले हैं, तो देखो जरा ये हो जाएगा 22 जो 24, तो ये 24 प्लस 64 प्लस हमारा कितना हो गया 2, तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो 6 और 2 कितना निकल के आने वाला है 90 निकल के आने वाला। तो जब ये 90 निकल के आएगा तो 90 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो जो इक्विवेलेंट वेट हमारे पास निकल के आएगा वो इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। तो आई थिंक अब इक्विवेलेंट वेट क्या होगा क्लियर हो गया होगा। तो इक्विवेलेंट वेट है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना है कि इक्विवेलेंट वेट में क्या करो सिर्फ ये देखो कि n फैक्टर कितना निकल के आ रहा है। n फैक्टर जो भी निकल के आएगा वही
उसी से हमें मॉलिक्यूलर वेट को अगर देना है, डिवाइड करते हैं मॉलिक्यूलर मास को, हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो जैसे ही वहाँ पे मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड करेंगे एन फैक्टर से, तो हमें क्या मिल जाएगा, वहाँ पे इक्विवेलेंट वेट मिल जाएगा। तो सिंपल सा रूल है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, एन फैक्टर देखो, एन फैक्टर देखने के बाद जो एन फैक्टर निकला उसका मॉलिक्यूलर मास में क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, इक्विवेलेंट वेट मिल जाएगा। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी अगर क्वेश्चन है जो नहीं समझ में आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं वहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा।